करते हैं कैपिलरिटी। माय डियर, ये वाला जो लेक्चर है थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया है। फिफ्थ लेक्चर का ये बी पार्ट है, ठीक है। सेम ही लेक्चर है, सेम ही दिन में आपको कोर्स कंप्लीट करना है इस फिफ्थ लेक्चर का। थोड़ा सा ब्रेक लेकर के आप कर सकते हैं स्टार्ट। तो स्टार्ट करते हैं फिफ्थ लेक्चर का पार्ट बी और आखिरी टॉपिक, डेट इज़ कैपिलरिटी। कैपिलरिटी को शुरू करने से पहले जो हमारे पास एक टॉपिक है, डेट इज़ वेटिंग एंड नॉन वेटिंग फेनोमेना, इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं वेटिंग एंड नॉन वेटिंग फेनोमेना। माय डियर, सबसे पहले क्या कीजिए, एक ग्लास की सरफेस लीजिए। किसकी? ग्लास की। ये हमारे पास एक ग्लास की सरफेस है, ये हमारे पास एक ग्लास की सरफेस है, और ग्लास की एक और सरफेस लीजिए, ग्लास की एक सरफेस और लीजिए, ठीक है। ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है। एक सरफेस लीजिए कॉपर का, ये जो सरफेस है ये किसका है? कॉपर का, ठीक। और एक सरफेस और लीजिए, इट मे बी प्लास्टिक शीट या फिर टेफलॉन। एक्चुअल में टेफलॉन क्या होता है? जो नॉन स्टिक पेन जो होते हैं किचन में यूज़ होते हैं, तो उन पेन के ऊपर टेफलॉन की एक लेयर चढ़ी होती है जो कि उसकी सरफेस को नॉन स्टिकी बनाते हैं, ठीक है। तो ये वो वाला टेफलॉन है, तो इसका ध्यान देंगे। यहाँ पे हमने कुछ सरफेस ली हैं, दो ग्लास की, एक कॉपर की और एक टेफलॉन या फिर प्लास्टिक शीट, ठीक। एक एक्सपेरिमेंट करने को कहा गया और कहा गया कि ग्लास की सरफेस के ऊपर आप थोड़ा सा वाटर डाल दें। ग्लास की सरफेस के ऊपर आप थोड़ा सा वाटर डाल दें, तो आप देखेंगे कि जो वाटर है ग्लास की सरफेस के ऊपर जब आप डालेंगे तो कुछ इस तरीके से शेप ले लेगा वाटर, कुछ इस तरीके की शेप ये वाटर ग्लास की सरफेस पे ले लेगा। फिर आपसे कहा गया कि इसी वाटर को आप प्लास्टिक की शीट या फिर टेफलॉन की शीट के ऊपर डालेंगे, तब आप देखना कि ये जो वाटर है ये स्फेरिकल बॉल्स की शेप ले लेगा। इस तरीके से। ये था एक्सपेरिमेंट नंबर 1। फिर दूसरा एक्सपेरिमेंट करने को कहा गया और उस एक्सपेरिमेंट में आपसे कहा गया कि आप क्या कीजिए, मरकरी लीजिए। और आपसे कहा गया कि जब आप मरकरी लें तो उस मरकरी को सबसे पहले ग्लास की शीट के ऊपर डालिए। तो जब आपने उस मरकरी को ग्लास की शीट पे डाला, तब आप देखना कि ये जो मरकरी है ये स्फेरिकल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक। ये मरकरी स्फेरिकल ड्रॉपलेट में शेप में आएगी है जब आप इसको ग्लास की शीट के ऊपर फैलाएंगे। तो ये हमारे पास आ गई मरकरी, ठीक है जी। बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाएंगे। तो ये हमारे पास मरकरी आ गई, थोड़ा और कलर कर देते हैं, ठीक है। फिर आपसे कहा गया कि मरकरी को इस बार कॉपर की प्लेट के ऊपर डालिए, तो आप देखेंगे कि कॉपर की प्लेट के ऊपर मरकरी कुछ इस तरीके से शेप में आएगी, ठीक है। तो इस फेनोमेना को आप देखिए। ऐसा क्यों हो रहा है ये अभी पता चलेगा। माय डियर, ये लिक्विड सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है
ये लिक्विड जो सरफेस के साथ में एंगल बनाता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। चाहे आप सरफेस के साथ बनता हुआ ये एंगल देख लो इस फ्लूइड का, या फिर आप ये वाला एंगल देख लो इस फ्लूइड का, ये एंगल कहलाता है क्या? एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसको पहले मेंशन कर देता हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है, वरना कन्फ्यूज़न हो जाएगा बाद में, है ना। तो ये है हमारे पास वाटर, और ये है हमारे पास यहाँ पे वाटर, और ये है हमारे पास यहाँ पे मरकरी, और ये है हमारे पास यहाँ पे मरकरी। ठीक, तो ये बात यहाँ पे समझ में आई। जब आप यहाँ पे मरकरी को देखेंगे ग्लास की शीट पे, तो अगर आप इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट देखें तो कुछ इस तरीके से आता हुआ दिखेगा। दिस इज ऑल्सो एंगल ऑफ कांटेक्ट हियर। ठीक है, सेम फिनोमेना कैन बी ऑब्जर्व्ड हियर ऑल्सो, एंड सेम फिनोमेना कैन बी ऑब्जर्व्ड हियर ऑल्सो, दैट दिस इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट एंड लेट अस से दिस इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे एक बात समझो कि जब हम ये दो केस ले रहे हैं, दैट इज ये वाले, ये वाटर है, ये मरकरी है, एक को ग्लास की प्लेट पे डाला और मरकरी को कॉपर की प्लेट पे डाला। यहाँ पे क्या हो रहा है माय डियर, ये सरफेस कुछ इस तरीके से बिहेव कर रही है। देखो, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में जो फोर्स होगा सेम नेचर का एट्रैक्टिव फोर्स होगा, दैट इज कोहेसिव फोर्स। ठीक है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। लेकिन ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे और ये जो ग्लास की प्लेट होगी, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट नेचर, ये है क्या? एडेसिव फोर्स। मेन फंडा इस फिनोमेना में कोहेसिव और एडेसिव का है। जो जीत गया वही सिकंदर। सॉरी, कहने का मतलब ये है माय डियर, जब वाटर इस ग्लास की शीट के ऊपर डालते हो तो होता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स और ग्लास के बीच में जो एडेसिव बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रोंगर होती है इन कंपैरिजन टू द कोहेसिव बॉन्डिंग बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स। इसीलिए क्या होता है, जो ग्लास के ऊपर जब वाटर डालते हो तो ये पूरी सरफेस को वेट कर देता है। सो इफ द एडेसिव फोर्सेस ऑफ द लिक्विड्स एंड द सॉलिड्स, that is glass here, are more than the cohesive forces between the liquid molecule, then liquid wets the surface। ठीक है, इसको कहते हैं क्या? वेटिंग फेनोमेना। तो यहां पे ये देखा आपने, वाटर का हमने यहां पे डिस्कशन किया। यहां पे देखो, यहां पे मरकरी और ग्लास का इंटरफेस, यहाँ पे मरकरी के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो होगी कोहेसिव, और मरकरी और ग्लास के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो होगी एडेसिव। लेकिन माय डियर, जब मरकरी को ग्लास के ऊपर डालोगे तो द कोहेसिव बॉन्ड जो होंगे मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ज़्यादा डोमिनेटिंग होंगे इन कंपैरिजन टू द एडेसिव बॉन्ड्स बिटवीन द ग्लास एंड मरकरी, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन की वजह से, इस सरफेस टेंशन फोर्स की वजह से ये मरकरी स्फेरिकल ड्रॉपलेट में कन्वर्ट हो जाएगी, स्फेरिकल शेप ले लेगी, और इसको कहते हैं क्या? नॉन वेटिंग फेनोमेना। नॉन वेटिंग फेनोमेना मतलब कहने का ये है, इफ द कोहेसिव फोर्सेस ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर मोर देन द एडेसिव फोर्सेस बिटवीन द लिक्विड एंड द सॉलिड मॉलिक्यूल, देन इट इज नॉन वेटिंग फेनोमेना। अब कोई बच्चा आया और उसने बोला कि सर क्या हर केस में ऐसा होगा कि मतलब वाटर को जिसके ऊपर डालेंगे, जिस सरफेस पर डालेंगे तो वहाँ पे एडेसिव बॉन्ड ज़्यादा होंगे कोहेसिव से, जिसकी वजह से वाटर सरफेस को वेट कर देगा? इसीलिए मैंने यहाँ पे दो अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है सरफेस कैसी है। ये वाटर जो ग्लास के ऊपर वेटिंग फिनोमेना शो कर रहा था, यही वाटर जब आप प्लास्टिक शीट के ऊपर डालेंगे तो ये नॉन वेटिंग फिनोमेना शो करेगा। और ये मरकरी जो ग्लास के ऊपर नॉन वेटिंग फिनोमेना शो कर रही थी,
इसी मरकरी को जब आप कॉपर की प्लेट के ऊपर डालेंगे तो ये वेटिंग फिनोमेना शो करेगी। मरकरी के नॉन वेटिंग फिनोमेना को समझने के लिए एक बढ़िया एग्जाम्पल है कि आपके घर में कभी मरकरी थर्मोमीटर टूटा हो। अगर आपके घर में कोई मरकरी थर्मोमीटर था पुराना और अगर वो गलती से टूट गया तो मरकरी जो थी, जो फ्लोर पे फैलती थी ना, तो स्फेरिकल बॉल की शेप ले लेती थी माय डियर। ठीक है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि मरकरी ऐसी शेप ले लेगी। वो फिनोमेना क्या है? नॉन वेटिंग फिनोमेना। ठीक, तो ग्लास के ऊपर वाटर रखोगे तो वेट कर देगा सरफेस को। वाटर अगर ग्लास के ऊपर रखोगे तो वेटिंग फिनोमेना। वाटर को अगर प्लास्टिक या टेफ्लॉन शीट पे रखते हो तो नॉन वेटिंग फिनोमेना। मरकरी को अगर ग्लास के ऊपर रखते हो तो नॉन वेटिंग फिनोमेना। मरकरी को अगर कॉपर की प्लेट के ऊपर रखते हो तो वेटिंग फिनोमेना। तो एक बात यहाँ पे समझें, समराइज करते हैं। If the adhesive forces of the liquids and the solids are more than the cohesive forces between the liquid molecule, then liquid wets the surface, जैसे कि water on glass, जैसे कि mercury on copper. If the cohesive force of the liquid molecule are more than the adhesive force between the liquid solid molecule, then it is known as non-wetting phenomena. For example, mercury on glass और वाटर ऑन प्लास्टिक शीट। ठीक है, तो इस केस में यहां पे देखो, जब वेटिंग फिनोमेना होता है मींस जब एडेजन इज मोर देन कोहेजन, तब ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है, ये वाला नए कलर से दिखाते हैं, ये वाला जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है ये होता है लेस देन 90 डिग्री, मींस एक्यूट एंगल। और जब नॉन वेटिंग फिनोमेना होता है, मतलब ये वाला, तो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है ये होता है मोर देन 90 डिग्री, मींस की ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है जी, तो ये है सारा फंडा। इसी वेटिंग और नॉन वेटिंग की वजह से कंसेप्ट आया कैपिलैरिटी का। इसी की वजह से कंसेप्ट आया कैपिलैरिटी का। तो समझते हैं कैपिलैरिटी क्या है। कैपिलैरिटी इज नथिंग बट इट इज द राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड व्हेन अ स्मॉल डायामीटर ट्यूब इज इंसर्टेड इन अ बीकर फिल्ड विद दैट लिक्विड। तो इसको कहते हैं क्या? कैपिलैरिटी। ठीक है, इसको कहते हैं क्या? कैपिलैरिटी। अगर किसी बीकर में लिक्विड भरा हुआ है, अब उस बीकर के अंदर आपने एक स्मॉल डायामीटर की ट्यूब रख दी उस बीकर के अंदर, तो जो लिक्विड उस बीकर के अंदर भरा था तो वो उस ट्यूब के अंदर उस लिक्विड का लेवल या तो राइज करेगा या फॉल करेगा। इसी फिनोमेना को कहा जाता है कैपिलैरिटी। ठीक है, कंसीडर करते हैं केस सबसे पहले कैपिलरी राइज का। किसका? कैपिलरी राइज का। तो एक बात यहाँ पे ध्यान रखो, जो वाटर यहाँ पे वेटिंग फिनोमेना शो कर रहा था वही वाटर यहाँ पे नॉन वेटिंग फिनोमेना शो कर रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वाटर हमेशा सेम नेचर ही शो करेगा, डिपेंड करता है कि कांटेक्ट किस सरफेस के साथ हो रहा है। बात करते हैं यहाँ पे कैपिलैरिटी राइज की सबसे पहले। तो कैपिलैरिटी राइज को समझने के लिए हम एक कंटेनर लेते हैं। यहां हमने कंटेनर लिया और कंटेनर लेने के बाद इस कंटेनर का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ओहो इरेजर लेते हैं और ऊपर वाला हिस्सा यहां से इरेज करते हैं। ठीक है, ये देखो इरेज हो रहा है बढ़िया से। देखिए थोड़ा सा और इरेज होना रह गया है बाकी। राइट, अब ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि लेटस से कि ये जो हमारे पास बीकर है ना, ये वाला जो हमारे पास यहाँ पे बीकर है, लेटस से ये बीकर है ग्लास का, ये बीकर है ग्लास का। ठीक है,
और इस बीकर के अंदर भरा हुआ है क्या? इस बीकर के अंदर भरा हुआ है क्या? लिक्विड। और वो लिक्विड क्या है? वाटर है। ठीक है जी। ये हमारे पास यहाँ पे वाटर इसके अंदर पूरा भरा हुआ है। यार ये हाइलाइटर थोड़ा बड़ा नहीं हो रहा, वरना तुरंत भर देते इसको। कोई बात नहीं, बनाएंगे प्रॉपर ही। ठीक है। स्किप कर देना भाई अगर बोरियत हो रही हो तो। इतना पार्ट बनाने वाला, सिर्फ वाटर भरने वाला। ठीक है जी। कभी कभी तो ड्राइंग करने को मिलती है। ठीक हो गया। देखो ये इसके अंदर वाटर भरा हुआ है और ये ग्लास है। तो मैं ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरफ से समझो यहाँ पे कि वाटर और ग्लास का जब कांटेक्ट होता है तो एडहेसिवनेस ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू कोहेसिवनेस, जिसकी वजह से ये जो वाटर है ये सरफेस को वेट कर देता है। ठीक है। ये जो वाटर है ये सरफेस को वेट कर देता है। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि ये वाले हिस्से को देखो, ये वाले हिस्से को यहाँ पे, जब इस वाले हिस्से को आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि इतने हिस्से में ये जो इसकी बाउंड्री है जो कि वाटर के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है। इसके आसपास तो देखो क्या है भाई, सारा फ्लूइड भरा हुआ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। फ्री सरफेस को देखो यहाँ पे। यहाँ पे जब आप देखोगे इस हिस्से को देखना जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो वाला जो वाटर है और ये ग्लास के कांटेक्ट में है, तो होगा क्या कि एडेजन ज़्यादा है कोहेजन से। तो यहाँ पर क्या होता है माय डियर, ये वाटर जो है इस ग्लास को वेट करने की कोशिश करेगा। तो एक हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा मैं बनाऊँ हल्के मार्कर से। तो देखो हल्का सा यहाँ पे आपको ऐसा राइज सा देखने को मिलेगा। या करने की कोशिश कर रहा है ये वाटर जो है इस ग्लास के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चढ़ नहीं पाएगा क्योंकि जैसे जैसे आप इसको वाटर के इस ग्लास से दूर जाते जाओगे तो एडेजन का जो इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। और तो यहाँ से आपको एक छोटा सा ऐसा बम्प सा देखने को मिलेगा जो बुक्स में बनाते हैं खासकर। तो ये हमारे पास ऐसे फिर ये सरफेस पूरी ऐसे करके चलती चली जाएगी। ठीक है। देखो ऐसे, फिर तो मैं इसको बड़े आसानी से इससे बना दूंगा बड़े मार्कर से। ये इसीलिए यहाँ पे ये वाला जो लिक्विड होता है ना ये थोड़ा ऐसा दिखाया जाता है, ऐसा। इसी तरीके से माय डियर इधर थोड़ा सा वेटिंग एक्शन होगा जिसकी वजह से ये लिक्विड ऐसा दिखाया जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा कि इसके अंदर एक ग्लास की ट्यूब को डिप कर दो। हमने कहा ठीक है भाई कर दो। जब ग्लास की ट्यूब को इसके अंदर डिप करोगे, जब ग्लास की ट्यूब को इसके अंदर डिप करोगे माय डियर, तो देखो कैसे करोगे। ग्लास की ट्यूब का कलर तो ले ले ब्लैक, आउटलाइन बनाने के लिए। ठीक है। जब हमने कहा कि इसके अंदर ग्लास की ट्यूब डिप कर दो तो हमने ग्लास की ट्यूब डिप कर दी इसके अंदर स्मॉल डायमीटर की। स्मॉल डायमीटर क्यों है वो अभी बता देंगे थोड़ी देर बाद, इस तरीके से। ठीक है जी। ये हमारे पास आ गई और कुछ नहीं है। ठीक है। इसके बाद हमने इसके एंड्स को ओपन कर दिया। ठीक। ऐसे इसका जो नीचे वाला एंड है इसको ओपन कर दिया।
ठीक है। अरे यार तो हो या डिलीट, हो गया, ठीक है। और हमने इसको ऐसे वाटर से भर देते हैं। तो देखो होगा क्या कि माय डियर, थोड़ा सा हिस्सा और डिलीट करना है, ये वाला। ठीक है ठीक है ठीक है, बस इतना ही डिलीट, ठीक है। देखो ये है। तो माय डियर जैसे ही ये क्या है, ग्लास की ट्यूब है। ये किसकी ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब है। तो होगा क्या कि यहाँ पे भी क्या होगा, थोड़ा सा राइज देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो इस ग्लास के कांटेक्ट में है, एडेशन की वजह से ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, इसको वेट करने की कोशिश करेगा। अब माय डियर अंदर देखो क्या हो रहा है, इस ट्यूब के अंदर वाले हिस्से में देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है। ये जो हिस्सा है वाटर की, जो ये ट्यूब है, इसका डायामीटर है बहुत छोटा, डायामीटर बहुत छोटा है। तो यहाँ पे ये वाला लिक्विड जो इसके अंदर है, ये भी तो इसको वेट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि भाई ग्लास और वाटर हैं, तो एडेशन ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू द कोहेजन, जिसकी वजह से सरफेस वेट होगी। और जब ये डायामीटर ट्यूब का इतना छोटा हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा माय डियर, ये इस सरफेस को वेट करता हुआ थोड़ा ऊपर तक चला जाएगा ऐसे, और इस तरीके का एक मेनिस्कस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये वाला। और इस पूरी लेवल में क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, वाटर भर जाएगा। मतलब क्या है कि जो चीज़ यहाँ से यहाँ जाते वक्त हो रही थी, कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखा कि राइज मिल रहा है, बहुत मामूली सा, लेकिन जैसे जैसे आगे जा रहे हो तो इस एडेशन का इफेक्ट ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन इसलिए हमने क्या किया कि जो ग्लास की ट्यूब है, इसको इतना छोटा डायमीटर का लिया कि एडेशन का इफेक्ट यहाँ से यहाँ जाने में बिल्कुल ख़त्म ना हो, मतलब बहुत ही मामूली सा इफेक्ट दिखे, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से इसके अंदर ये आपको राइज देखने को मिला। और ये फ्री सरफेस से कितना राइज किया, इसी को कहते हैं कैपिलरी राइज, इसी को कहते हैं कैपिलरी राइज। आई होप आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पे देखो ये कहते हैं, ये जो इसका जो सरफेस इसका बना है, इसको कहते हैं मेनिस्कस। क्या कहते हैं, मेनिस्कस। और ये जो मेनिस्कस बना है इसका, ये बना है क्या, कॉनकेव नेचर का। मेनिस्कस इसका जो होता है कॉनकेव, ठीक है जी। मेनिस्कस जो होता है इसका, वो होता है कॉनकेव। तो अगर इसके एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट की बात करें तो क्या होगा, यहाँ से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, और वाटर के साथ जो ये एंगल बना रहा है, दैट इज ये हो जाएगा थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। और ये एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है माय डियर, लेस देन 90 डिग्री है। और ऊपर भी जब मैंने बताया था तब देखो ऊपर भी 90 डिग्री से कम था, तो एक्यूट एंगल। तो ये होता है क्या, कैपिलरी राइज। इसी तरीके से माय डियर क्या होगा, सेम कहानी है, मैं जल्दी से बता देता हूँ फटाफट से। अगर आप लेते हो यहाँ पे क्या, ग्लास, और इसके अंदर भर देते हो क्या, मरकरी माय डियर, इसके अंदर क्या भर देते हो, मरकरी। और फिर इसके अंदर क्या कर दोगे, ट्यूब डिप कर दोगे, ओपन फ्रॉम बोथ दी एंड्स। तो होगा क्या कि यहाँ पे कोहेसिवनेस ज़्यादा शो होगी इन कंपेरिजन टू एडेशन, तो नन वेटिंग फिनोमेना होगा। तो नन वेटिंग फिनोमेना होगा तो जो मरकरी होगी उसका जो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। और फिर आगे जाओगे, सेम कहानी है जैसे इसकी है, तो मैं जल्दी से ख़त्म कर देता हूँ। आगे जाके आप देखोगे तो नन वेटिंग फिनोमेना है, तो नन वेटिंग फिनोमेना तो थोड़ा सा डिप्ड मिलेगा ऐसे करके। इसी तरीके से यहाँ जाओगे लाइक दिस। तो इसके अंदर यहाँ पे जो पहले मरकरी भरा हुआ था, यहाँ पे जो मरकरी भरा हुआ था, तो नीचे जाने में इसका इफेक्ट ख़त्म नहीं हो रहा है इस ट्यूब का। तो यहाँ पे क्या होगा, कोहेसिवनेस बहुत ज़्यादा है, तो मरकरी कुछ इस तरीके से डिप्ड हो जाएगी नीचे। तो फ्री सरफेस से ये कितनी नीचे गई, इसी को कहते हैं क्या, कैपिलरी फॉल। और यहाँ पे अगर आपको देखना है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो देखो यहाँ पे
इस तरीके से टेंजेंट ड्रॉ करो, ठीक है। और फ्री सरफेस से देखो यहाँ पे क्या है, फ्री सरफेस से ये देखो ये है थीटा, और ये कितना है 90 डिग्री से बड़ा है। थीटा क्या है 90 डिग्री से बड़ा है, बड़ा, तो क्या हो गया ऑब्ट्यूस हो गया। तो इसको कहते हैं कैपिलरी फॉल। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। कैपिलरी राइज इज ड्यू टू वेटिंग फेनोमेना एंड कैपिलरी फॉल इज ड्यू टू नॉन वेटिंग फेनोमेना। आपको ये बात भी समझ में आई होगी कि स्पेशली जब कैपिलरी राइज के क्वेश्चन आपने देखे होंगे बुक्स में, तो ये वाला हिस्सा ऐसा क्यों बना हुआ होता है, थोड़ा सा उठा हुआ, और क्यों मरकरी के केस में थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ होता है इस तरीके से। तो इसका जो मेनिस्कस बना, ये बना कैसा मेनिस्कस, बताइए कैसा बना इसका मेनिस्कस। देखिए थोड़ी गड़बड़ हो रही है क्या, ठीक है, नहीं ठीक है, यहाँ पे मैंने बता दिया कि एक्यूट एंगल बना, यहाँ पे क्या बना ऑब्ट्यूस एंगल बना, ठीक है जी। यहाँ पे जो मेनिस्कस बन रहा है, ये बन रहा है कैसा मेनिस्कस, कॉन्वेक्स मेनिस्कस, ठीक है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस, देखो वर्टिकली ऐसे, और ये कैसा है कॉनकेव मेनिस्कस, इस तरीके से। तो ये होता है कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल। ये इतना एच ऐसे आया, ठीक है, और ये इतना एच ऊपर गया। अब बात आती है कि ये सिर्फ पर्टिकुलर हाइट तक ही क्यों ऊपर गया, ये निकल करके ऐसे बाहर क्यों नहीं निकल गया इसमें से, है ना, यही तो क्वेश्चन आया। देखो होता क्या है माय डियर, जैसे जैसे इसके अंदर कैपिलरी राइज होता है, मतलब जैसे जैसे लिक्विड कॉलम ये बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे इस लिक्विड कॉलम के करस्पॉन्डिंग इसमें जो इसका वेट होगा ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जितना भी फ्लूइड कॉन्टैक्ट में होगा उसकी वजह से सरफेस टेंशन फोर्स है, उसकी वजह से सरफेस टेंशन फोर्स है, साथ में ऊपर से ये दोनों और नीचे से ये ओपन है, तो यहाँ पे क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो माय डियर हो क्या रहा है, प्रेशर फोर्स को अगर हम अभी ख़त्म करके मान करके चलें, अभी मैं पूरी डिटेल्ड स्टडी कराऊंगा, तो होगा क्या कि यहाँ पे नेट फोर्स इसका नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, इसका वेट वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इसकी हाइट इस कॉलम में बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब ये वेट बढ़ करके इस सरफेस टेंशन के बराबर हो जाएगा, सरफेस टेंशन फोर्स के बराबर हो जाएगा। उस स्थिति के बाद ये आगे नहीं बढ़ सकता और ऊपर, ठीक है। कुल मिलाकर के बात ये है कि इस ट्यूब के अंदर ये जो लिक्विड है, इस ट्यूब के अंदर ये जो लिक्विड है, ये तब तक राइज करेगा जब तक कि सरफेस टेंशन फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन और इस लिक्विड का वेट इन दिस ट्यूब इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एक दूसरे को बैलेंस कर दे। साथ में प्रेशर फोर्स भी आएगा, वो भी हम बाद में देखेंगे। तो ये बात आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए, ठीक है जी। तो द राइज और फॉल ऑफ द लिक्विड व्हेन अ स्मॉल डायामीटर ट्यूब is inserted in it, it is known as capillarity. Capillarity rise is due to what, wetting phenomena. Wetting phenomena means adhesion more in comparison to cohesion. इसी तरीके से capillary fall is due to non-wetting phenomena. Non-wetting phenomena means cohesiveness is more than the adhesiveness, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई, कितना राइज और कितना फॉल हुआ इसका भी एक्सप्रेशन अभी हम देख लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके एक्सप्रेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो एक्सप्रेशन ऑफ कैपिलरी राइज यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं माय डियर। वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट हेडिंग ऑफ अवर फर्स्ट चैप्टर, इट इज एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज। इसके बाद 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं जो मेरे से बताना भूल गया था मैं पहले, वो मैं आपको बता दूंगा। जैसे फ्री सरफेस नहीं बताया अभी तक, फ्री सरफेस क्या होती है ना, वो भी सब अभी बताएंगे। देखो ये हमारे पास मान लो क्या है, एक टैंक है, ये हमारे पास क्या है, एक टैंक है। टैंक किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। कैपिलरी राइज की बात कर रहे हैं तो ग्लास और वाटर को लेंगे। इसके अंदर क्या है, किसी पर्टिकुलर लेवल तक इनिशियली वाटर फिल्ड था। इसके बाद हमने क्या किया, एक
स्मॉल डायामीटर की यहाँ पे हमने क्या ली, ट्यूब ली, और इस ट्यूब को इसके अंदर डिप कर दिया इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कैपिलरी राइज की वजह से जो मेनिस्कस इसका बना कुछ यहाँ जाके बना लाइक दिस। ठीक, और इसके अंदर क्या है, ये लिक्विड कॉलम यहाँ पे इसने बना दिया। ठीक है जी, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स कंसीडर कर रहा हूँ। एक पॉइंट मैंने यहाँ कंसीडर किया, डेट इज पॉइंट नंबर फर्स्ट। एक पॉइंट मैंने यहाँ कंसीडर किया, डेट इज पॉइंट नंबर 2। एक पॉइंट मैंने यहाँ कंसीडर किया जस्ट बिलो द मेनिस्कस, डेट इज पॉइंट नंबर 3। और एक पॉइंट मैंने यहाँ कंसीडर किया जस्ट अबव द मेनिस्कस ओपन टू द एटमोस्फियर, डेट इज पॉइंट नंबर 4। ये ट्यूब किसकी है, ग्लास की है, वाटर से फिल्ड है, तो कैपिलरी राइज हो रहा है। एंड लेट अस से दिस इज द राइज, दैट हाइट h इज द कैपिलरी राइज। ठीक है, ये ट्यूब जो है दोनों एंड से एटमॉस्फेयर से ओपन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या लग रहा होगा, ऊपर की तरफ से एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये क्या है, लिक्विड का सरफेस है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे भी क्या होगा माय डियर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम मैनोमेट्री पढ़ेंगे, मीन्स प्रेशर मेजरमेंट जब हम पढ़ेंगे, तब हम वहाँ देखेंगे कि अगर दो लेवल के बीच में, दो सेम लेवल हैं, उनके बीच में अगर सेम फ्लूइड रहता है, मतलब यहाँ देखो पूरा वाटर फील्ड है ना, ये पूरा वाटर फील्ड है। ठीक है जी, अगर हम दो पॉइंट ऐसे कंसीडर करें जिसका लेवल सेम है, मतलब जैसे 1 और 2 कंसीडर किए हुए हैं, और इन दोनों लेवल के बीच में ये जो दो पॉइंट है, इनके बीच में जो फ्लूइड है वो भी सेम है, डेट इज वाटर, जो कि सेम है, तो इन दोनों पॉइंट्स का जो प्रेशर है वो सेम रहेगा। जो प्रेशर 1 पे होगा वही प्रेशर 2 पे होगा। ये हम देखेंगे जब हम बात करेंगे मैनोमेट्री की। ठीक है, जनरल वे में अगर आपको समझना है तो ऐसे समझ सकते हो कि जैसे जैसे आप पानी के अंदर घुसते जाओगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आप पानी के अंदर से बाहर आते जाओगे तो प्रेशर घटता जाएगा। तो माय डियर, कहने का मतलब ये है कि 1 से घुसते हुए आप नीचे की तरफ जाओ तो प्रेशर बढ़ा, उसके बाद वापस से इस ट्यूब के अंदर ऊपर की तरफ जाओ, उतने ही लेवल था, तो उतना ही तो प्रेशर घटेगा। तो कुल मिलाकर के 1 और 2 में जो प्रेशर होगा वो बराबर होगा, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो यहाँ पे हमको 3 पॉइंट ऐसे पता चले जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, डेट इज एट पॉइंट नंबर 1, एट पॉइंट नंबर 2 एंड एट पॉइंट नंबर 4। तो ये हमारे पास आया क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। So P1 is equals to P2 is equals to P4 is the atmospheric pressure। जाहिर सी बात, देखो यहाँ पे एक चीज़ और देखो यहाँ पे कि ये जो है इस तरीके से बन रहा है मेनिस्कस इसका। अगर आप यहाँ पे कंसीडर करो कि इसको एज ए स्फेरिकल शेप का बबल, तो आप समझो कि P4 जो है वो P3 से बड़ा होगा। वो बैलून वाला एग्जाम्पल याद करो, कंसीडर करो कि यहाँ पे एक बबल जैसा है इस तरीके से। ठीक है जी, क्लियर है? क्योंकि भाई देखो ये ऐसा है मेनिस्कस का जो शेप है, जाहिर सी बात है यहाँ पे लगने वाला फोर्स ज़्यादा होगा, यहाँ पे लगने वाला प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि ये एक मेम्ब्रेन की तरह काम कर रहा होगा ड्यू टू सर्विस टेंशन। तो इसको जब ऐसे फोर्स लगाओगे तभी तो ये मेम्ब्रेन ऐसे नीचे की तरफ झुकेगी, तो इसीलिए P4 बड़ा है P3 से। ठीक, ये बात यहाँ पे आपको समझ में आई। तो यहाँ पे एक चीज़ और समझते हैं कि यहाँ पे अगर हम प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करें तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, उसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। थोड़ा सा और इरेज करते हैं।
देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे हैं, प्रेशर कैसे वेरी कर रहा है उसके हिसाब से। तो आप यहाँ देखो ये 4 और 3 में कुछ ज़्यादा गैप नहीं है, 4 जस्ट एबव द मेनिस्कस है और ये जो पॉइंट नंबर 3 है ये वाला ये जस्ट बिलो द मेनिस्कस है, मीन्स 4 और 3 सेम लेयर में है, बस थोड़ा सा गैप है दोनों में। अब यहाँ पे देखो 4 और 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं सेम लेवल का यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखना इस तरीके से हमने यहाँ पे लिया, उसके बाद मैंने एक यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ की जहाँ से मैं प्रेशर की लाइंस दिखाऊंगा। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक पॉइंट नंबर 4 तक क्या है, हवा है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा, तो ये इतने हिस्से में प्रेशर क्या रहेगा, एटमॉस्फेरिक। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बाद यहाँ पे देखो एक बात और हम बताएंगे आपको, कहाँ पे, जब हम बात करेंगे किसकी, तो यहाँ पे देखो पॉइंट नंबर 4 P4 हमने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक। फिर हमने यहाँ पे नीचे आपको बताया, क्या बताया कि P4 इज ग्रेटर देन P3, तो इसी लेवल पे अगर आपको P3 बनाना है तो P3 कहीं P4 से छोटा होगा और यहाँ पे होगा, तो ये हो गया क्या, P3। अब एक बात जब हम आपको बताएंगे कि क्या, कि जब आप फ्लूइड के अंदर नीचे की तरफ जाएंगे, फ्लूइड के अंदर गहराई में जाते जाएंगे तो प्रेशर का वेरिएशन होगा और वो लीनियर वेरिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू हाइट। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे जाओगे तो प्रेशर बढ़ता जाएगा और लीनियरली बढ़ेगा हाइट के साथ में, तो ये जो प्रेशर है ये बढ़ेगा, लेकिन कहाँ तक बढ़ेगा इसकी भी तो कोई सीमा होगी। तो उसके लिए यहाँ पे आप देखोगे जो पॉइंट नंबर 2 है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जाएगा पॉइंट नंबर 2 तक, और पॉइंट नंबर 2 इज नथिंग बट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर माय डियर। तो यहाँ से P3 से लेके P2 तक जो होगा ये लीनियरली इंक्रीज करता हुआ जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन हमको यहाँ देखने को मिला। फिर आता है क्या, एक क्वेश्चन, कुछ खुराफाती आइडिया हमारे दिमाग में आती हैं। पहला आता है क्या, कि अगर हम पॉइंट नंबर 2 में होल ड्रिल कर दें तो क्या होगा। देखो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, होल आपने ड्रिल किया पॉइंट नंबर 2 पे, भाई जब होल ड्रिल नहीं था तब पॉइंट नंबर 2 जो कि ग्लास के अंदर है सेम लेवल पे, उसका प्रेशर कितना था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था। होल ड्रिल करने के बाद ये वाला जो पॉइंट नंबर 2 है ये एयर के एक्सपोज में आ गया। एयर किस प्रेशर पे है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है। क्या कोई प्रेशर डिफरेंस है, कोई प्रेशर डिफरेंस नहीं है। जो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले था होल ड्रिल करने के वही बाद में है, तो इसलिए कोई प्रेशर डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं है, तो कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। फिर दूसरा खुराफाती आइडिया, कि अगर हम जस्ट बिलो द मेनिस्कस पॉइंट नंबर 3 पे होल ड्रिल करते हैं तो क्या होगा। तो माय डियर आप यहाँ पे समझो, ये जो P3 पॉइंट यहाँ पे है, ये जो P3 पॉइंट है यहाँ पे, ये वाला, इसको यहाँ पे समझो, ये P3 जो पॉइंट है इसका प्रेशर P4 से कम है, मींस P4 खुद एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट नंबर 3 जो कि जस्ट बिलो द मेनिस्कस है उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है। अब जैसे ही पॉइंट नंबर 3 पे आप होल ड्रिल करोगे तो ये जो पॉइंट नंबर 3 है ये एयर के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा, मीन्स बाहर की तरफ क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। मतलब बाहर की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और अंदर की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है प्रेशर, इसका मतलब एयर का फ्लो होगा बाहर से अंदर की तरफ, मीन्स एयर क्या होगी, सक हो जाएगी, एयर विल गेट सक्ड, ठीक है, इनटू द ट्यूब। तो इस तरीके के इफेक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो माय डियर कहने का मतलब ये है कि 3 से लेके 2 तक के रीजन में कहीं भी होल ड्रिल कर दो, यहाँ पे आपको प्रेशर देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम ही मिल रहा है।
2 से लेकर 3 तक के रीजन में कहीं भी होल ड्रिल करेंगे आप तो क्या होगा, एयर सक होगी, ठीक है, एयर सक होगी। लेकिन जैसे जैसे आप होल का लोकेशन 3 के पास लेते जाओगे तो प्रेशर डिफरेंस बढ़ता जाएगा। देखो होल तो कहीं भी बनाए जा सकते थे। देखो एक सेकंड में इसको थोड़ा साफ करता हूँ फिगर को। देखो ठीक है, 2 से लेके 3 तक जो है, 2 से लेके 3 तक जो है बहुत सारे होल प्लॉट किए जा सकते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इफेक्ट सेम रहेगा कि एयर सक होगी, ठीक है, एयर सक होगी। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान से देखो कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हो 3 की तरफ, प्रेशर डिफरेंस बढ़ता जा रहा है। मतलब जैसे जैसे आप नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो एयर ज़्यादा तेज़ी से सक होगी, नीचे यहाँ पे जो होल होगा वहाँ पे एयर कम तेज़ी से सक होगी, ठीक है। तो इस तरीके के ऑब्जर्वेशन इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिए जाते हैं कि यहाँ होल कर दें तो क्या होगा, यहाँ होल कर दें तो क्या होगा। तो उसके लिए आपको ये आना चाहिए, समझ में आ रहा है, इसीलिए इन डेप्थ स्टडी की जा रही है। क्लियर। तो ये तो हुआ, अभी हम बात कर रहे थे एक्सप्रेशन की, लेकिन हम यहाँ पे एनालिसिस के अंदर चले गए, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या करेंगे, एनालिसिस अब शुरू करते हैं। देखो कैसे करेंगे। कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर मान लो क्या था, वाटर फिल्ड था इस तरीके से, और ये जो कंटेनर था इसके अंदर हमने डाल दी ग्लास की ट्यूब। अब कैपिलरिटी राइज की वजह से इस ग्लास ट्यूब के अंदर क्या हो गया, कैपिलरी राइज हो गया और वाटर का लेवल आ गया कुछ यहाँ पे, और इसी लेवल एच को हमको यहाँ पे क्या करना है, मेजर करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जाहिर सी बात है माय डियर कि यहाँ पे जो सरफेस मेनिस्कस होगा वो होगा पैराबोलॉइड शेप का, ठीक है, मतलब हेमिस्फेरिकल शेप या पैराबोलॉइड शेप, कुछ भी कह दो यार, इस तरीके का होगा। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन लगेगा इस पे, इस डायरेक्शन में पूरी सरकमफेरेंस पे लगेगा और लगेगा नॉर्मल टू द सरफेस, इसके नॉर्मल, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये हुआ क्या, इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, तो जितना एंगल ये है उतना थीटा यही होगा। तो सरफेस टेंशन जो हो रहा है इस पूरी इस पे लग रहा है, और ये क्या है, ये खुद डायामीटर जो है वो ग्लास की ट्यूब के डायामीटर के बराबर है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन फोर्स जो यहाँ पे लग रहा होगा वो लग रहा होगा सरफेस टेंशन इनटू दिस पेरीमीटर, दैट इज पाई डी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, प्रेशर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हमने इतना हाइट कैलकुलेट करना है, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक दूसरे को चीर देंगे, ठीक है, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स लगेगा। हमको इस बात से मतलब है कि इसमें ये जो लिक्विड कॉलम है इसका वेट कितना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आकर के ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, उसके बाद कैपिलरी राइज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर क्या हुआ, इतनी बात हो गई। इसके बाद फिर से हमने क्या किया कि इसके फोर्स बैलेंस जब हम करते हैं तो देखो सबसे पहले बात होती है क्या कि जो फ्लूइड होगा उसकी डेंसिटी गिवन होगी, डेंसिटी गिवन है तो वेट कैसे निकालेंगे, तो जाहिर सी बात है माय डियर, डेंसिटी जो होता है मास बाई वॉल्यूम। अगर यहाँ पे हमें वेट की बात करनी है, अगर हमको यहाँ पे वेट की बात करनी है तो क्या होगी, मास यहाँ से हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम,
और जो वेट होता है डेट इज मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये हो जाएगा रो वी जी, तो ये हो जाता है वेट, ठीक है। और रो जी होता है स्पेसिफिक वेट, तो ये हो जाएगा गामा इंटू वॉल्यूम। तो आप क्या करो, इसको फॉर्मूले को हमेशा याद रखना फ्लूइड मैकेनिक्स में, जब वेट निकालना हो तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। तो माय डियर यहाँ पे जो वेट होगा डेट इज डब्लू, वो बैलेंस आउट होगा किससे, जो कि ये वेट क्या है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और सर्फेस टेंशन फोर्स होगा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन वाला काउंट करना है। तो ये सर्फेस टेंशन फोर्स का कॉस वाला कंपोनेंट ले लो, तो एफ एस कॉस थीटा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब आपने ऐसा यहाँ पे देखा तो यहाँ पे क्या हुआ, सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन फोर्स क्या है, सिग्मा इंटू दिस पेरीमीटर डेट इज पाई डी इंटू कॉस थीटा। इसके बाद वेट क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ दिस फ्लूइड डेट इज रो। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इस सिलेंडर, अगर इसको एज ए सिलेंडर मान लें तो जाएगा पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच, वॉल्यूम पाई बाई 4 डी स्क्वायर एच, रो वी, और ये साथ में आ जाएगा जी। तो पाई से पाई कट गया, डी से एक डी कट गया, तो यहाँ से एच आ जाएगा माय डियर 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो जी डी, ठीक है। ये आया। यहाँ पे माय डियर थीटा जो होता है डेट इज थीटा जो होता है यहाँ पे हमारा, ये होता है एक्यूट कैपिलरी राइज के केस में, जिसकी वजह से जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसके, तो ये आंसर आएगा पॉजिटिव। सेम फॉर्मूला माय डियर कैपिलरी फॉल के लिए यूज़ हो सकता है, सेम फॉर्मूला माय डियर कैपिलरी फॉल के लिए यूज़ हो सकता है, बस वहाँ पे जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट आता है डेट इज थीटा, वो ऑब्ट्यूस होता है, जिसकी वजह से एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, जो कि ये बताएगा कि क्या हुआ है, कैपिलरी का फॉल हुआ है। एक चीज़ यहाँ पे आप ये देखो कि फॉर अ गिवन फ्लूइड, अगर आप देखो सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी, तो कैपिलरी राइज जो है या कैपिलरी फॉल जो है, अगर हम बात कर रहे हैं वेटिंग फिनोमेना की डेट इज कैपिलरी राइज की, तो जो कैपिलरी राइज है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू है डायामीटर ऑफ द ट्यूब के, मतलब जितना छोटा ट्यूब का डायामीटर होता जाएगा उतना ज़्यादा कैपिलरी राइज होता जाएगा। तो अगर आप सोचो कि अगर आपने एक ऐसी ट्यूब बना ली जिसका डायामीटर माइक्रोमीटर्स में है, तो आप सोचो इस बात को कि माइक्रोमीटर्स में है, मतलब मान लो 1 माइक्रोमीटर की आपने ट्यूब बना ली, ठीक है, 10 की पावर -6 माइक्रोमीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया, मान लो 10 की पावर -3 मीटर की आपने क्या बना ली, ट्यूब बना ली, है ना, डायामीटर में, या फिर और छोटी, या फिर और थोड़ा बड़ी करते हैं इसको कि मान लो 0.1 मीटर की, 0.01 मीटर की आपने क्या बना ली, ट्यूब बना ली, ठीक है, डायामीटर में। तो हुआ क्या, फॉर मान लो ये सारी क्वांटिटी अगर 1 है, तो देखो कैपिलरी राइज जो हो रहा है ना वो करीब करीब 100 के करीब जा रहा है। तो ऐसा होता है कहाँ पे, ट्रीज़ के अंदर, ट्रीज़ के अंदर जो रूट्स होती हैं वहाँ से वाटर का ट्रांसपोर्टेशन पूरी ब्रांच में जो होता है वो होता है ड्यू टू एसेंट ऑफ सेप, एसेंट ऑफ सेप। बहुत ही छोटी छोटी इसके अंदर होती हैं सेपलिंग्स, सेपलिंग्स या मुझे वो टर्म याद नहीं आ रहा है, बहुत ही छोटे छोटे इसके अंदर होते हैं ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर्स, जिससे कि कैपिलरिटी एक्शन से वाटर जो है बहुत ऊंचाई तक जा सकता है, और वो भी देखो बिना पंप के यूज़ की है, बिना पंप का यूज़ की। समझ रहे हो इस बात को? तो ये है कहानी। तो जितना ट्यूब का डायामीटर छोटा होगा उतना ज़्यादा कैपिलरी राइज होगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जब प्रेशर मेजरमेंट में, तो वहाँ पे हम जो ट्यूब लेंगे, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होंगे जैसे मैनोमीटर हुआ, बैरोमीटर हुआ, उनके ट्यूब का जो डायामीटर होगा थोड़ा सा बड़ा लेंगे, क्योंकि वहाँ पे हम प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं हेड के टर्म्स में। अब हम चाहते हैं कि जो हेड क्रिएट हो किसी इंस्ट्रूमेंट में वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही क्रिएट हो बस।
अगर उस प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ट्यूब का डायमीटर छोटा है तो देखो माय डियर, हेड उसमें काउंट हो सकता है ड्यू टू कैपिलरिटी एक्शन ऑल्सो, तो प्रेशर मेजरमेंट में एरर के चांस आएंगे। ठीक है, तो उसको इग्नोर करने के लिए हम सफिशिएंटली लार्ज, मतलब कितनी वैल्यू होगी वो वहाँ पे बता दी जाएगी, लगभग कितनी वैल्यू को लेंगे, तो थोड़ा सफिशिएंटली लार्ज डायमीटर का हम लोग ट्यूब कंसीडर करते हैं ताकि कैपिलरिटी का जो इफेक्ट है वो निगलेक्ट किया जा सके इन प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, क्योंकि हेड यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा, हेड जो काउंट होगा वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से भी काउंट हो जाएगा और कैपिलरिटी की एक्शन की वजह से काउंट हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में एरर प्रोड्यूस होगी। तो इस तरीके के यहाँ पे बात आती है। तो मेन फंडा यहाँ पे ये याद रखना नहीं है कि फॉर्मूला याद कर लिया 4 सिग्मा cos थीटा बाई रो जी डी, नहीं, इस फॉर्मूले के अलावा भी इसकी दुनिया है। ठीक है, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन है, क्या करते हैं तो कैसे क्या होगा। ठीक है, जो तरीका है उसको ध्यान रखें, गेट पॉइंट ऑफ व्यू से तरीका, फॉर्मूला ड्राइव हुआ कहाँ से आया उस वो मैटर, फॉर्मूला क्या है वो मैटर नहीं करता है, फॉर्मूला कहाँ से आया वो मैटर करता है गेट के एग्जामिनेशन में। क्योंकि अगर डेरिवेशन के स्टेप्स पता नहीं होंगे तो एनालिटिकल क्वेश्चन भी हिलेगा नहीं, गेट में लिख के ले लो, 100% एक्सपीरियंस बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो स्टेप्स थे वो क्या थे, वो कुछ नहीं थे। स्टेप्स ये थे कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इसके अंदर जो इसका वेट है वो इतना हो चुका होगा जो सर्विस टेंशन फोर्स को, जो कि कांस्टेंट है, उसको बैलेंस कर दे। ठीक है, उसको बैलेंस कर दे, उस इंस्टेंट तक कैपिलरी राइज होगा। तो कुछ नहीं किया है, फोर्स बैलेंस किए हैं बस। ठीक है, जनरल केस देखते हैं, कुछ 2 केस हैं जनरल, वो देखते हैं। ठीक है जी, तो पहला केस हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डेट इज, ये केस हमने यहाँ पे देखे। इसके बाद जो पहला केस हम, एक स्पेशल केस है, डेट इज राइज बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, राइज बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आप क्या करो कि 2 प्लेट लो इस तरीके से, एक प्लेट ऐसे लेना, इसको ऐसे इसमें डिप कर देना लाइक दिस, और एक दूसरी प्लेट ऐसे लेना, इस तरीके से। ठीक है, और इस प्लेट को जो है इस तरीके से ऐसे डिप कर देना। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा कि इसके अंदर होगा पानी किसी पर्टिकुलर लेवल तक, ये इसके अंदर हमने क्या भर दिया, पानी भर दिया। माय डियर, इन प्लेट के बीच का जो ये गैप है, लेट अस से कि ये जो प्लेट है इनकी विड्थ है b, और इनके बीच का जो गैप है ये है लेट अस से t, बहुत छोटा गैप है। तो होगा क्या कि कैपिलरिटी एक्शन की वजह से, ये ग्लास की प्लेट है तो वेटिंग एक्शन दिखा सकेंगे हम, तो कैपिलरिटी राइज की वजह से इसके अंदर कुछ लेवल इस पानी का ऐसे इसमें इकट्ठा हो जाएगा और ये हो जाएगा कैपिलरी राइज इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे देखो कि इस तरीके का यहाँ पे आपको मेनिस्कस फॉर्म होता हुआ दिखेगा वाटर का, ये होगा वाटर इसके अंदर। ठीक, ये है बताने का मेरा मकसद। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या देखो कि यहाँ पे अगर आप देखोगे सरफेस टेंशन जो होगा वो कुछ सरफेस टेंशन जो होगा इस प्लेन इसके ऊपर कुछ इस तरीके से लग रहा होगा लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से सरफेस टेंशन की जो
फोर्स की जो लाइंस होंगी इस तरीके से जाएंगी। और यहाँ पे अगर हम बात करें एंगल ऑफ कांटेक्ट की, तो ये होगा क्या हमारे पास एंगल ऑफ कांटेक्ट ये वाला, और सेम जब हम इसको ड्रॉ करेंगे आगे की तरफ तो टेंजेंट बना करके ये हो जाएगा हमारे पास। तो माय डियर यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से सुनो कि सेम कहानी दोहराई जा रही है कि h हाइट तक ही राइज किया तो कुछ नहीं करना है, जो इसका वेट है डेट इज डेंसिटी इंटू ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है रो, एक्सेलरेशन ड्यू टू कितना है ग्रेविटी g, वॉल्यूम कितना है ये b, ये t और ये h, इसका मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा hbt। ठीक है जी, ये किसके बराबर होगा, सरफेस टेंशन फोर्स के बराबर होगा। सरफेस टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, ये वाली सरफेस के ऊपर लगने वाला इनटू दिस लेंथ, ये वाली सरफेस के ऊपर लगने वाला इनटू दिस लेंथ। और कौन सा कंपोनेंट लेंगे ये बताइए मुझे, कौन सा कंपोनेंट लेंगे, कॉस वाला कंपोनेंट लेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिया था, कहाँ पे लिया था, यहाँ जो लिया था। ठीक है, तो ये प्लेट के साथ में ये थीटा के साथ ऐसा बनेगा, तो यहाँ पे इस तरीके से कंपोनेंट आएगा। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट टूट के आया, पहले देखो यहाँ पे इस वाली सरफेस की बात करती हैं तो सिग्मा इंटू बी कॉस थीटा, सिग्मा इंटू बी तो हो गया सरफेस टेंशन फोर्स, इंटू कॉस थीटा हो गया ये वाला, साथ में दो सरफेस है तो माय डियर हो जाएगा 2। ठीक है जी, बी से बी कैंसिल हो गया तो एच जो आया ये आया कितना 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो जी टी। तो सेम प्रिंसिपल अप्लाई किया है, जो वेट है किसका फ्लूइड का कॉलम के अंदर, वही सरफेस टेंशन फोर्स के साथ उसी डायरेक्शन में बैलेंस कर दिया है। प्रेशर के इफेक्ट को निगलेक्ट किया है क्योंकि प्रेशर फोर्स एक दूसरे को चीर देंगे। ठीक है, ये हो गया राइज बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। इसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं आखिरी, डेट इज कोएक्सियल ट्यूब्स। कोएक्सियल ट्यूब्स, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमको एक ट्यूब ली इस तरीके से, ये हमारे पास आई एक ट्यूब ग्लास की, इसको हमने क्या किया इसके अंदर इस तरीके से दिखाया। इसके अंदर वाली जो ट्यूब थी माय डियर ये थी सॉलिड, तो हमने इसको मतलब इस तरीके से दिखा दिया। ठीक है, और इसकी लेंथ हमने कुछ यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे दिखा दी। तो ये है हमारे पास क्या, एक सॉलिड कोर। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात ये है कि ये वाला हिस्सा जो है ये हॉलो है। तो लेट अस से कि ये वाली जो रेडियस है डेट इज ये है आर आई, और ये वाला जो रेडियस है डेट इज ये है हमारे पास आर नॉट। ठीक है जी, क्लियर। तो अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे हमने क्या भरा हुआ है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ग्लास की ट्यूब है। ठीक है, तो होगा क्या कि अगर इसके अंदर पानी हमने भरा हुआ है तो ये वाला हिस्सा तो खुला हुआ है ना भाई, तो इसमें क्या होगा कैपिलरी राइज। तो कैपिलरी राइज मान लो यहाँ तक हुआ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो ये h हाइट तक कैपिलरी राइज हुआ। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे गौर करने वाली ये है माय डियर, वो ये कि यहाँ पे दो सरफेस हैं, एक इंटरनल और एक आउटर में। तो यहाँ पे भी सरफेस टेंशन मिलेगा पूरी पेरीफेरी पे, यहाँ पे पूरी पे सरफेस टेंशन मिलेगा आउटर वाली रेडियस पे, और इसकी वजह से फोर्स लगेगा सरफेस टेंशन का, वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर नॉट इंटू सिग्मा। इसी तरीके से माय डियर एक अंदर वाली सरफेस है जो कि यहाँ पे पूरी क्या है सॉलिड, तो इसके चारों तरफ भी क्या मिलेगा हमको सरफेस टेंशन फोर्स, और उस सरफेस टेंशन फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगी 2 पाई आर आई, दैट इज अंदर वाले का पेरीमीटर इंटू सिग्मा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है माय डियर कि ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो ये वाला एंगल भी क्या हुआ थीटा होगा। सेम अगर हम बनाएं इस तरीके से, तो इस तरीके से यहाँ पे हम बनाएं तो ये हमारा कॉस थीटा एफ एस, और यहाँ पे भी एक अंदर वाला बनेगा, यहाँ से उसका भी एक एंगल आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से,
ये हमारे पास आ गया थीटा। तो कुल मिलाकर के ये है कि इसके अंदर ये वाटर फील्ड है ऐसी, तो इस वाटर का जो एरिया, जो इस वाटर का वेट होगा डेट इज रो इंटू जी इंटू वी, तो डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन इंटू ग्रेविटी इंटू वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम यहाँ पे माय डियर हॉलो सिलेंडर का लेंगे, तो वो हो जाएगा पाई आर नॉट स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर इंटू एच, और ये किसके बराबर हो जाएगा, इस सर्विस टेंशन फोर्स के बराबर, इस डायरेक्शन में कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे, एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। तो कुल मिलाकर के इन दोनों का एडिशन प्लस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 पाई सिग्मा, तो बाहर ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा आर नॉट प्लस आर आई, और साथ में आ गया क्या कॉस थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो इसको हमने इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया, इसको ऐसे चीर दिया, तो यहाँ पे पाई से पाई भी कट गया, ठीक है। तो यहाँ से एच की जो वैल्यू आई ये निकल करके आई 2 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई रो जी आर नॉट माइनस आर आई। तो इस तरीके से यहाँ पे आपने देखा, ठीक है। एक बात हाँ मैं जो बता रहा था कि जो हम मैनोमेट्री में जो हम लोग ट्यूब का डायमीटर लेते हैं वो जनरली ग्रेटर देन 10 mm लेते हैं, ताकि कैपिलरिटी एक्शन का इफेक्ट जो है वो नेग्लेक्ट किया जा सके, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने हाइट देखा। देखो फंडा वही है, अब बताओ कितना फॉर्मूला याद रखोगे, उससे अच्छा है ना कंसेप्ट याद रखो। गेट में अभी तक कैपिलरी राइज से क्वेश्चन नहीं आया है, जिस दिन अगर वो क्वेश्चन बनाने पे आया तो देखो किस तरीके का क्वेश्चन बनाएगा, देखना ध्यान से। कहेगा क्या, कहेगा कि एक बीकर है आपके पास जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है, इसके अंदर आपने 2 ट्यूब्स डाल दी, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन बनाएगा माय डियर। गेट में अगर क्वेश्चन कभी आया तो कुछ इस तरीके का हो सकता है। इसके अंदर आपने 2 ट्यूब्स डाल दी, एक ट्यूब और दोनों कोएक्सियल हैं, इस तरीके से। अभी हमने ये वाला जब केस ड्राइव किया था तो हमने ये मान के चला था कि अंदर वाली ट्यूब क्या है, पूरी सॉलिड है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि ये वाली ट्यूब भी हॉलो और ये वाली ट्यूब भी क्या है, हॉलो। मतलब कुल मिला के बात ये है कि जब आपने इसको पानी के अंदर डिप किया तो क्या होगा। क्वेश्चन देखो ऐसा बन सकता है, बहुत ही बेहतरीन वाला। इस तरीके से पानी होगा, जाहिर सी बात है वो पानी अंदर इस वाली ट्यूब में भी भरेगा और बाहर वाली ट्यूब में भी भरेगा, लेकिन दोनों के लेवल अंतर होंगे, लेवल में डिफरेंस होगा। तो लेट अस एज्यूम डेट अंदर वाली जो लेयर है, अंदर वाली जो ट्यूब है उसके अंदर पानी इतना राइज किया, और जो बाहर वाली लेयर है, बाहर वाली जो ट्यूब है उसके अंदर पानी इतना राइज किया। तो वो क्या पूछेगा, वो इन मेनिस्कस के बीच का डिस्टेंस पूछेगा। समझ रहे हो मतलब क्या है कि ये पूरा 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 पानी, ये भी पूरा पानी, ये पूरा पानी। इनिशियल लेवल क्या था, ये था इनिशियल लेवल। तो क्या पूछ रहा है, देखो ये भी कैपिलरी राइज, ये भी कैपिलरी राइज, और वो ये माइनस ये पूछ रहा है। समझ रहे हो, वो ये माइनस ये पूछ रहा है। तो करना कुछ नहीं है, अब जो बच्चा फॉर्मूला रट के जाएगा सीधा 4 सिग्मा कॉस थीटा डिवाइड बाई रो जी डी, उसके तो लग गए, क्या लग गए वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। तो यहाँ पे ये समझिए कि फॉर्मूला याद करना मकसद नहीं है, कंसेप्ट समझना मकसद है। तो देखो एक बार तो वो ये फॉर्मूला लगा देगा, अंदर का कैपिलरी राइज मिल जाएगा अंदर वाली ट्यूब का। एक बार ये वाला लगाना पड़ेगा, उससे आपको ये डिस्टेंस मिलेगी, और जब ये में से ये घटाओगे तब वो ये डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी। और उसके बाद भी गलत कर देंगे, क्योंकि वो आंसर या तो सेंटीमीटर mm ऐसे करके यूनिट घुमा देगा, ध्यान से पढ़ेंगे नहीं और आंसर हो जाएगा गलत। सही निकालने के बाद भी गलत हो जाता है क्योंकि यूनिट नहीं पढ़ते ध्यान से। तो इस तरीके के कंसेप्ट पे आपसे बात की जा सकती है। अभी तक हमने क्या किया था, यहाँ पे प्रेशर का इतना ही आया है, इतना ही आएगा। इससे भी टफ टफ क्वेश्चन बनाया जा सकता है। पता है कैसे,
यहाँ पे हम इस बीकर को बंद कर दें ऐसे, सिर्फ इतनी जगह छोड़ें कि ये ट्यूब ही इसके अंदर घुस सके, और इसके अंदर का प्रेशर यहाँ पे जब हमने यहाँ पे एक गेज लगाएंगे, प्रेशर गेज, वहाँ पे हम बता देंगे कि इस प्रेशर गेज की रीडिंग पीजी है, मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बाहर एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर। तब कैपिलरी राइज निकालने के लिए प्रेशर फोर्सेस भी बैलेंस करने पड़ेंगे, लेकिन वो उतना आपसे कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। कभी अगर मेरा मन किया ऐसा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा प्रैक्टिस, उसकी चिंता ना करें। टेलीग्राम चैनल पर जुड़ें, कुछ में ऐसा क्वेश्चन डाल देंगे कभी जब मन करेगा तो, ठीक है जी। तो आप इस बात को समझे होंगे। तो यहाँ पे हमारा कैपिलरी का कंसेप्ट ख़त्म होता है, ठीक है जी। तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। अब करते हैं बचे हुए क्वेश्चंस और ख़त्म करते हैं इस चैप्टर को। देखो कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 17 करना है, क्वेश्चन नंबर 16 करना है। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं ये सॉल्यूशन इरेज कर देता हूँ ताकि हमारे पास स्पेस बचे एनालिसिस करने के लिए, ठीक है जी। राइट, ओके, सो वी हैव डन क्वेश्चन नंबर, देखो कौन कौन से क्वेश्चन हो गए हैं मैं बता देता हूं आपको। 1 हो गया है, 2 हो गया है, 3 हो गया है, 4 हो गया है। 4 पे कितना बढ़िया डिस्कशन किया था, 4 का बेस बनाया था हमने विस्कोसिटी पढ़ाते वक्त। 5th बता दिया कैसे कर दिया। तो वो मेन मकसद क्या था, जो हमारे पास फॉर्मूला आया था लीनियर वेलोसिटी का, वो आया था म्यू वी बाई एच करके, है ना। लेकिन और विस्कस फोर्स की बात करोगे तो शेयर एरिया इनटू ये हो जाएगा शेयर स्ट्रेस, तो म्यू वी डिवाइड बाई एच इनटू ए। लेकिन ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब ये सारी क्वांटिटी वैलिड है, जब ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब ये सारी क्वांटिटी कांस्टेंट है। इसमें से अगर एक भी वेरी करेगी तो ये फॉर्मूला वेरी नहीं होगा, ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा अगर इसमें से एक भी क्वांटिटी वेरी करेगी तो इस केस में क्या हो रहा था, डिस्क जो थी वो घूम रही थी, तो डिस्क के हर पॉइंट का वेलोसिटी माय डियर रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज होता है, इसलिए यहाँ पे v वाला टर्म क्या है, चेंज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे हम नहीं लगाएंगे, इसलिए हमने एलिमेंटल स्टडी करके इंटीग्रेट किया था विद इन द लिमिट्स। इसके बाद फिर हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इसमें वेलोसिटी प्रोफाइल खुद बनानी पड़नी थी। क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 10 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 13 नहीं किया है भी डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया है, 16 भी नहीं किया है, 17 भी नहीं किया है। तो जल्दी से हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं माय डियर। पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 2 फ्लूइड्स हैं आपके पास, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। 2 फ्लूइड्स हैं आपके पास ए और बी, टैंक के अंदर रखे हुए हैं जैसा कि नीचे दिखाया गया है। टैंक को कनेक्ट किया गया है एयर सप्लाई से। दोनों फ्लूइड्स का बल्क मॉड्यूलस दिया गया है, दैट इज बल्क मॉड्यूलस ऑफ ए इज दिस वन एंड बल्क मॉड्यूलस ऑफ बी इज दिस वन, ठीक है। हमको कैलकुलेट करना है कि जब एयर का प्रेशर 5 atm से 45 atm होगा तब बी का जो सरफेस है वो कितना नीचे गिरेगा, ठीक है। और हमको ये एज्यूम करना है कि 1 atm में 101.325 किलो पास्कल होते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले कंसेप्ट समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनिशियली इसके अंदर जो एयर प्रेजेंट है उसका प्रेशर है 5 atm।
अब जैसे ही आप इस एयर का प्रेशर बढ़ा करके लेके जाएंगे 5 atm से 45 atm, तो होगा क्या, ड्यू टू द चेंज इन द प्रेशर विच इज द ग्रेटर देन जीरो, मीन्स फाइनल प्रेशर इज ग्रेटर देन द इनिशियल प्रेशर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है उसके वजह से आप समझें कि ये फ्लूइड को कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे, ये जो एयर होगी इस फ्लूइड को कंप्रेस करेगी। सीधी सी बात है कि बल्क मॉड्यूलस इनका दिया हुआ है, बी का दिया है, ए का दिया है। तो माय डियर होगा क्या कि जब एयर का प्रेशर बढ़ेगा तो एयर का जो प्रेशर बढ़ा उसकी वजह से बी वाला जो लिक्विड है उसका कंप्रेशन होगा थोड़ा सा, जिसकी वजह से बी का सर्फेस नीचे गिरेगा। लेकिन साथ ही साथ में ये वाला बी से प्रेशर ट्रांसमिट होके ए वाले फ्लूइड में जाएगा, इसका मतलब ए वाला फ्लूइड भी कंप्रेस होगा, जिसकी वजह से ए वाले फ्लूइड का भी लेवल थोड़ा नीचे गिरेगा। इसका मतलब जैसे ही ए वाला मॉलिक्यूल, ए वाला फ्लूइड नीचे गिरा तो ये वाला हिस्सा बी वाले ने ले लिया। मतलब कुल मिला के बात ये है कि अगर आपको ये पता करना है कि कितना सरफेस बी का नीचे गिरा, तो आप देखो ए का कितना गिरा प्लस बी का कितना गिरा, ठीक है, ये बात है। तो अगर आप यहाँ पे देखो बल्क मॉड्यूलस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फॉर अ गिवन प्रेशर चेंज माइनस डी पी द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी इन द डेनोमिनेटर लाइक दिस। तो अगर आप यहाँ पे देखो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा इसको हम लिख सकते हैं डी पी डिवाइडेड बाई के, ठीक है। लेट अस से कि इस टैंक का जो एरिया है वो क्या है, ए है, ठीक है, इस टैंक का जो एरिया है वो क्या है, ए है। तो होगा क्या, लेट अस से कि ये जो हाइट है इट इज दिस वन, इसको कह दिया हमने स्मॉल एच ए, इसको हमने कह दिया स्मॉल एच बी। तो जो वॉल्यूम है किसका, ए वाले फ्लूइड का इनिशियली, वो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द टैंक इनटू दिस हाइट लाइक दिस। इसी तरीके से वॉल्यूम जो होगा बी फ्लूइड का वो हो जाएगा एरिया ऑफ द टैंक इनटू दिस हाइट दैट इज एच बी। तो हुआ क्या, कुल मिलाकर के बात ये है कि ये इसको हम लिख सकते हैं एरिया से, तो एरिया भाई कैंसिल हो जाएगा ना वॉल्यूम में, तो हम इसको एज अ हाइट के टर्म्स में लिख सकते हैं वॉल्यूम को, क्योंकि एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे डी वी को लिखोगी डी एच डिवाइडेड बाई उसके करस्पॉन्डिंग जो हाइट है वो इज इक्वल्स टू डी पी अपॉन के, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो डी एच है डेट इज द डिक्रीजमेंट इन द हाइट डेट इज माइनस डी एच, ये हो जाएगा एच बाई के इंटू डी पी। अब करना कुछ नहीं है, माइनस साइन को तो छोड़ो, माइनस साइन ये बता रहा है कि फॉल इन द लिक्विड लेवल। तो पहले ए का निकालो, यहाँ पे ए का हाइट रख देना, इनिशियल कितना था 600, उसके अकॉर्डिंग ए का बल्क मॉड्यूलस रख देना, उसके अकॉर्डिंग जो चेंज इन प्रेशर है वो कितना रखना है 45 माइनस 5 डेट इज 40 atm। जब इसको रखोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा ए का कितना आया, इसी के अकॉर्डिंग बी वाले लिक्विड का फॉल निकल जाएगा, कितना निकलेगा, जो इनिशियल हाइट था बी वाले का डिवाइडेड बाई बल्क मॉड्यूलस ऑफ बी इनटू कितना प्रेशर चेंज है, तो इसके अकॉर्डिंग ये निकल जाएंगे। तो दोनों जो निकल जाएं तो उनको ऐड कर देना, आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा इसका 2.2306 mm, ये आंसर आएगा, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे देखो पास्कल लिखा हुआ है, इसको ध्यान रखना। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे, ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि मल्टी लेयर फ्लूइड्स को हमने डिस्कस नहीं किया था। अभी तक हम क्या कर रहे थे, प्लेट होती थी, प्लेट जो थी लिक्विड की फिल्म पे रहती थी, नीचे एक ही तरीके का लिक्विड रहता था। लेकिन माय डियर यहाँ पे ये देखो कि यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पे लिक्विड अलग है और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पे लिक्विड अलग है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई है, इसको यहाँ पे H1 करना, इसको सॉरी गलत हो गया,
गड़बड़ ये हो गई है कि म्यू 2 वाले के करस्पॉन्डिंग तो यहाँ H2 करना और म्यू 1 वाले के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे H1 करना, तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने की कुछ कंडीशन होती है मल्टी लेयर फ्लूइड वाले की, और वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंटरफेस होती है ना, मल्टी लेयर्ड फ्लूइड की जो इंटरफेस होती है, वहाँ पर शेयर स्ट्रेस और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो होती है कंटिन्यूस। मीन्स देखो ये इसने वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो दिखाया है फ्लूइड का दिखाया है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये बात यहाँ पे आप समझो। चलो कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे ही लेके सॉल्व करो, इसको H1 ले लेना, इसको H2 ले लेना, इसको म्यू 1 ले लेना, इसको म्यू 2 ले लेना। आंसर की बात नहीं है, हम यहाँ पे समझते हैं कंसेप्ट क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो उसने वेलोसिटी प्रोफाइल बना करके दी हुई है, ये इंटरफेस वाली वेलोसिटी देखो, पहली कंडीशन तो उसने क्वेश्चन में ही दे दी है अपने आप से ही। जब भी मल्टी लेयर्ड फ्लूइड की बात होगी तो आप एक काम करना, ये कंडीशन याद रखना। पहली क्या कि वेलोसिटी जो होगी इंटरफेस पे वो होगी सेम, मतलब नीचे वाले फ्लूइड को देखोगे इस लेयर पे और इस वाले फ्लूइड को देखोगे इस लेयर पे, तो दोनों की वेलोसिटी जो होगी इंटरफेस पे बराबर होंगी एट द इंटरफेस। दूसरी कंडीशन क्या है माय डियर कि इस वाले फ्लूइड को देखो तो इस वाले फ्लूइड पे जब देखोगे तो विस्कस स्ट्रेस जो शियर स्ट्रेस इस लेयर पे देखोगे तो इस वाले फ्लूइड की वजह से देखना और इस वाले फ्लूइड की वजह से देखना, तो शियर स्ट्रेस भी क्या होगी बराबर बराबर होगी। ठीक है, बराबर बराबर होंगी। तो यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली ये है कि फॉर अ सेम शियर स्ट्रेस देखो फॉर्मूला क्या है, म्यू DU/dy। अगर शियर स्ट्रेस सेम है तो जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है, मतलब जितना ज़्यादा विस्कोसिटी उतना कम वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब क्वेश्चन में देखो म्यू 1 दिया हुआ है 0.1 और म्यू 2 दिया हुआ है 0.15। तो यहाँ पे देखो अगर मैं क्या करूँ, इसको हटाते हैं यहाँ से, इस लाइन को थोड़ा आगे ड्रॉ करूँ ना ऐसे, तो आप देखो इस लाइन का स्लोप जो है कम है, इस लाइन का स्लोप ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल। ये एंगल देखो ना, तो जितना ज़्यादा विस्कोसिटी उतना कम स्लोप। ठीक, क्वेश्चन में यार इन्होंने गड़बड़ कर रखी है थोड़ी सी, ये डाटा इन्होंने उल्टा दे रखा है, इसलिए ये वेलोसिटी प्रोफाइल ठीक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रखा है, विस्कोसिटी म्यू 1 तो ठीक है 0.1 दे दी, उसके बाद विस्कोसिटी दे दी कितनी 0.15 म्यू 2 की। अब यहाँ पे अगर देखो शियर स्ट्रेस की बात करते हैं, फॉर द सेम शियर स्ट्रेस वेलोसिटी ग्रेडियंट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, मतलब जितना ज़्यादा विस्कोसिटी बढ़ेगा उतना कम क्या होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा। मतलब जैसे जैसे विस्कोसिटी बढ़ रहा है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट कम होना चाहिए ना, तो एक्चुअल में इन्होंने ये डेटा दे रखा है गड़बड़, ये वाला होना चाहिए म्यू 2 और ये वाला होना चाहिए म्यू 1, तब जा कर के ये क्वेश्चन सही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बात आती है। तो यहाँ पे सबसे पहले कह रहे हैं कि व्हाट इज द फाइंड द फोर्स F टू मेक द अपर प्लेट मूव विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड। इस ऊपर वाली प्लेट पे, नीचे वाली प्लेट तो फिक्स रहनी चाहिए, तो ऊपर वाली प्लेट पे कितना फोर्स लगाएं कि 1 मीटर पर सेकेंड की कांस्टेंट स्पीड से मूव करे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखो वेलोसिटी प्रोफाइल को देखो, यहाँ पे सबसे पहला काम ये होगा कि आप इंटरफेस की वेलोसिटी निकालें। क्या निकालें? इंटरफेस की वेलोसिटी निकालें। इंटरफेस की वेलोसिटी निकालने के लिए एक काम ये करेंगे, शियर स्ट्रेस एट द इंटरफेस क्या करेंगे, बराबर बराबर करेंगे। क्वेश्चन में आप ये करना, इसको काट के मैं बता दूं, इसको काट के म्यू 2 कर लेना और इसको म्यू 1 कर लेना। अब ये ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा 0.1 और ये हो जाएगा 0.15। तो जैसे जैसे देखो यहाँ पे, अब देखो क्वेश्चन को,
इसका स्लोप आगे की इसको लाइन को आगे ड्रॉ करो, देखो इस लाइन का स्लोप कम है और इस लाइन का स्लोप ज़्यादा है, ठीक है, इस लाइन का स्लोप कम है और इस लाइन का स्लोप ज़्यादा है, ये देखो आप। तो स्लोप विस्कोसिटी जो है वो घट रही है, विस्कोसिटी अगर घट रही है 0.115 थी यहाँ पे, ठीक है, 0.15 और यहाँ पे हो गई 0.1, तो ये वाला फ्लूइड जो है मोर विस्कस है, ये वाला लेस विस्कस है, तो मतलब वेलोसिटी अगर घट रही है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ेगा ना। तो विस्कोसिटी जो घटी डेट इज़ 0.1, इसका वेलोसिटी ग्रेडियंट देखो बढ़ गया। अब ये क्वेश्चन हमारा सही है। तो यहाँ पे क्या करना है माय डियर, इसको देखो, सबसे पहले ये फ्लूइड लेयर जो होगी इंटरफेस वाली, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो इसकी वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना, शेयर स्ट्रेस ऑफ 1 इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेस ऑफ 2 कर देना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू वन कौन सा है, ये ऊपर वाला है म्यू1, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे देखना, ये फॉर्मूला जो होता है म्यू dv/dh du/dy, ये वाला लगा रहे हैं। तो ऊपर वाली प्लेट की वेलोसिटी कितनी है v, नीचे वाले जो इंटरफेस है उसकी वेलोसिटी कितनी है vi, तो ये हो जाएगा v माइनस vi डिवाइडेड बाई इसके बीच का जो गैप है कितना है h1 इज इक्वल्स टू शियर स्ट्रेस ड्यू टू दिस फ्लूइड एट द इंटरफेस, वो कितना हो जाएगा म्यू2, वेलोसिटी का जो डिफरेंस है वो कितना है, ये वाली वेलोसिटी है vi, नीचे वाली प्लेट मूव नहीं कर रही, तो हो जाएगा vi माइनस 0 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस h2। सारी चीज़ें नोन है, v आपको 1 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। यहाँ से इंटरफेस की वेलोसिटी निकालेंगे। इंटरफेस की वेलोसिटी जब पता चल जाएगी, उसके बाद अगर आपको फोर्स निकालना है तो फोर्स निकालने के लिए आप क्या करो, इसका FBD बनाओ। जब FBD बनाओगे तो यहाँ पे F फोर्स आएगा जो अप्लाइड है, तो यहाँ पे आएगा क्या, विस्कस फोर्स, और वो विस्कस फोर्स जो होगा वो इस अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा, क्योंकि ये प्लेट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमको इस पे विस्कस फोर्स निकालना है। तो इस पे विस्कस फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, शियर स्ट्रेस निकालेंगे, डेट इज τ1, वो कितना हो जाएगा म्यू1 v माइनस vi डिवाइडेड बाई h1। अब इसमें कर देना है एरिया ऑफ प्लेट का मल्टीप्लाई, तो ये हमको फोर्स पता चल जाएगा। तो कुल मिला के पहले वेलोसिटी ऑफ द इंटरफेस निकालना था, उसके बाद इसमें पुट कर देना था, तो आंसर आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। डाउट आता है तो टेलीग्राम पे पूछिए या फिर कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक। 17, 18, 19, 16 हो गया, 15 हो गया। देखो 14 वाला क्वेश्चन जो है ये हमने गलती से इसके अंदर डाल दिया है, ये अभी नहीं करना है, जब मैनोमेट्री पढ़ा देंगे तब करना है, क्योंकि वो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद करते हैं माय डियर क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं कि व्हाट ऑल द कंडीशंस आर आइडेंटिकल इन केस ऑफ फ्लो थ्रू पाइप्स विद हीट ट्रांसफर, द वेलोसिटी प्रोफाइल इज आइडेंटिकल फॉर। ये क्वेश्चन है इनका, ठीक है। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन रिलेटेड है काइनेमेटिक विस्कोसिटी से। कैसे रिलेटेड है वो अभी हम आपको यहाँ पे बताते हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन बेहतरीन है, इस बात का यहाँ पे ध्यान रखें। क्वेश्चन को अभी कराया जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले आप क्या करें, इस क्वेश्चन को पढ़ें। व्हेन ऑल द कंडीशंस आर आइडेंटिकल, जब सारी कंडीशन आइडेंटिकल हैं तो हम स्टडी कर रहे हैं दो चीज़ों की, ठीक है। दो अलग अलग केस हैं, उनकी स्टडी हम करेंगे। व्हेन ऑल द कंडीशंस आर आइडेंटिकल इन द केस ऑफ फ्लो थ्रू पाइप्स विद हीट ट्रांसफर, पाइप के अंदर फ्लो हो रहा है हीट ट्रांसफर के साथ में, तो जो फ्लो की जो वेलोसिटी है उसकी एक प्रोफाइल बनेगी उस पाइप के अंदर, ठीक है। तो वो किस कंडीशंस में आइडेंटिकल होंगी, ठीक है। ये क्वेश्चन है इनका। तो क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त है। देखिए, जब भी किसी पाइप के अंदर फ्लो होता है तो दो ही तरीके से फ्लो हो सकता है, या तो लेमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा। लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो हम आपको तब पढ़ाएंगे जब फ्लो थ्रू पाइप्स स्टार्ट होगा, ठीक है। लेमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो एक अलग से चैप्टर भी है, वो पढ़ाया जाएगा बाद में।
बस अभी आप ये समझिए कि दो तरीके से फ्लो होता है पाइप के अंदर, या तो लेमिनार होगा या टर्बुलेंट होगा। जब लेमिनार फ्लो होता है माय डियर, तो वेलोसिटी प्रोफाइल जो होती है वो होती है पैराबोलिक, तो कुछ इस तरीके की वेलोसिटी प्रोफाइल बनती है फुल्ली डेवलप्ड। बस अभी समझिए इस तरीके से। और टर्बुलेंट में बनती है लॉगरिथमिक विथ फ्लैटर एट द मिडिल, इस तरीके से। तो ये है टर्बुलेंट की और ये है लेमिनार की। फ्लो लेमिनार है या टर्बुलेंट ये पता लगाया जाता है रेनॉल्ड्स नंबर से, और रेनॉल्ड्स नंबर जो होता है वो होता है क्या, वेलोसिटी इनटू कैरेक्टरिस्टिक डायामीटर डिवाइडेड बाय द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन में नहीं गिवन है कि पाइप के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, गैस फ्लो हो रही है या लिक्विड फ्लो हो रहा है। अब यहां पे मेरी बात को ध्यान से सुनिए, यहां पे भी मैं रेनॉल्ड्स नंबर को लिख देता हूं लाइक दिस, वेलोसिटी इनटू कैरेक्टरिस्टिक डायमीटर डिवाइड बाय दिस काइनेमेटिक विस्कोसिटी। अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, गैस के बारे में, ठीक है, और गैस की भी जब हम बात करेंगे तो किसकी कर रहे हैं, हीटिंग की और कूलिंग की। तो माय डियर एक बात याद रखना, जब गैस हीट करती है, जब गैस हीट करती है तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी जो होती है गैस की वो इंक्रीज करती है, ये हम बता चुके हैं। और गैस अगर कूल करेगी तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इसकी कम होगी। इसी तरीके से अगर हम बात करें लिक्विड के केस में, तो लिक्विड के अंदर अगर आप हीट करो या फिर कूल करो, क्वेश्चन में लिखा है हीट ट्रांसफर, ये मतलब नहीं है हीटिंग है या कूलिंग है, दोनों ही में हीट ट्रांसफर है, चाहे हीट करो चाहे कूल करो। लिक्विड में अगर आप हीटिंग करते हो तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि कोहेसिवनेस जो है वो हो जाती है कम। इसी तरीके से अगर लिक्विड की कूलिंग करते हो तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी बढ़ेगी, क्योंकि कोहेसिवनेस हो जाएगी ज़्यादा। रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है माय डियर, जितना ज़्यादा काइनेमेटिक विस्कोसिटी करोगे रेनॉल्ड्स नंबर उतना कम होगा। रुको, रेनॉल्ड्स जितना ज़्यादा काइनेमेटिक विस्कोसिटी करोगे रेनॉल्ड्स नंबर उतना कम होगा, और जितना कम रेनॉल्ड्स नंबर होगा उतना ही फ्लो लेमिनार होने की कोशिश करेगा। ठीक है, जितना कम काइनेमेटिक विस्कोसिटी करोगे उतना ज़्यादा रेनॉल्ड्स नंबर होगा और उतना ही फ्लो टर्बुलेंट होने की कोशिश करेगा। ठीक है, उतना ही फ्लो टर्बुलेंट होने की कोशिश करेगा। अगर फ्लो टर्बुलेंट है तो कुछ इस तरीके की प्रोफाइल बनेगी, अगर फ्लो लेमिनार है तो कुछ इस तरीके की प्रोफाइल बनेगी। तो माय डियर यहाँ पे एक बात को समझें, अगर हम केस लेते हैं कौन से वाले, डिक्रीजिंग वाले, तो अगर हम क्या करें, लिक्विड हीटिंग एंड गैस कूलिंग, तो दोनों ही केस में देखो लिक्विड हीटिंग एंड गैस कूलिंग दोनों ही केस में काइनेमेटिक विस्कोसिटी कम हो रही है। जब काइनेमेटिक विस्कोसिटी कम होगी रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा, फ्लो होगा टुवर्ड्स द टर्बुलेंट, मतलब वेलोसिटी प्रोफाइल होगी दोनों की सेम, चाहे लिक्विड हीटिंग हो चाहे गैस कूलिंग हो। समझ में आ रहा है। तो एक आंसर तो ये हो सकता है। दूसरा आंसर क्या हो सकता है, लिक्विड कूलिंग एंड गैस हीटिंग, लिक्विड कूलिंग एंड गैस हीटिंग। तो एक आंसर ये हो सकता है। तो इसका एमएसक्यू भी बन सकता है मस्त, लेकिन ये एमएसक्यू नहीं है। क्वेश्चन में ऑप्शन पढ़ो, लिक्विड हीटिंग लिक्विड कूलिंग नहीं है, गैस हीटिंग गैस कूलिंग नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा लिक्विड हीटिंग गैस कूलिंग, ये वाला ऑप्शन नंबर सी, लिक्विड हीटिंग गैस कूलिंग। ये क्वेश्चन जो है आईईएस एग्जामिनेशन में आया था। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। देखो इसका जो एप्लीकेशन है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का वो एक और है कि आपने देखा होगा कुछ लोग सिगरेट या सिगार पीते हैं, तो सिगरेट के आसपास सिगरेट से जो स्मोक निकलता है वो इनिशियली होता है लेमिनार, और जैसे ही वो आउटर एटमॉस्फेयर में जाता है तो वो हो जाता है टर्बुलेंट।
वो ऐसा इसलिए होता है माय डियर, अगर आप रेनॉल्ड्स नंबर की बात करते हो तो वो होता है वेलोसिटी इंटू डायमीटर डिवाइड कैरेक्टरिस्टिक लेंथ डिवाइडेड बाई काइनेमेटिक विस्कोसिटी। सिगरेट के आसपास का जो एटमॉस्फेयर होगा माय डियर वो होगा हाई टेम्परेचर पे, जिसकी वजह से रेनॉल्ड्स नंबर हो जाता है कम, और जो स्मोक का फ्लो होता है वो होता है लेमिनार। जाहिर सी बात है इनिशियली स्मोक जो होगा वो होगा गर्म, जिसकी वजह से उसकी होगी डेंसिटी कम, क्योंकि अगर हम स्मोक को एज आइडियल गैस माने तो डेंसिटी जो होती है वो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी डेंसिटी कम। तो होगा क्या कि माय डियर जैसे जैसे इसकी इनिशियली ये जो है डेंसिटी कम, तो ये अपर एटमोस्फियर में जाएगा, ऊपर जाके स्मोक हो जाता है ठंडा। अब जैसे ही ऊपर जाके स्मोक हुआ ठंडा तो इसकी काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो जाती है कम, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी जैसी हुई कम तो रेनॉल्ड्स नंबर जाता है बढ़। रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ना ये बताता है कि फ्लो क्या है, टर्बुलेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप फिजिकल फील्ड में देखें काइनेमेटिक विस्कोसिटी का इफेक्ट टेम्परेचर के साथ कैसे हो रहा है। ठीक है जी, बहुत ही मस्त तरीके से यहाँ पे मैंने समझाया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी यहाँ पे हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 कर ही लिया, क्वेश्चन नंबर 11 कर ही लिया, क्वेश्चन नंबर 9 रह गया है बताने को। अब इस क्वेश्चन को जो बताना है इसमें आप मेरे को एक बात यहाँ पे, इसको मैं आपको केस स्टडी करके समझाता हूँ। देखो कैसे, मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं कराऊंगा, ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, लेकिन मैं इसका एक दूसरा केस कराता हूँ। दूसरा केस क्या है वो यहाँ पे आप देख लो। ठीक है, केस ये है माय डियर कि ये आपके पास एक कोनिकल ग्रूव है, और इस ग्रूव के अंदर एक इस तरीके से कोनिकल शाफ्ट है, इतनी नीचे तक। ठीक, इस बात को यहाँ पे समझो, और ये शाफ्ट की मैं यहाँ पे एक्सिस बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। लेट अस से ये एंगल थीटा और ये एंगल भी हमारे पास क्या है, थीटा। ये रेडियस जो है इसका बाहर वाले सर्कल का ये है कैपिटल आर, और इसके बीच में यहाँ पे ये इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लुब्रिकेंट भरा हुआ है। तो ये इसके बीच में क्या भरा हुआ है, लुब्रिकेंट भरा हुआ है, लाइक दिस एच। हम चाहते हैं कि ये शाफ्ट एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट हो इस ग्रूव के अंदर। ठीक है, तो हमको कितना टॉर्क देना पड़ेगा इसको कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घुमाने के लिए, क्वेश्चन ये उठता है। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे यहां पे आप समझें, आपके पास एक ही फॉर्मूला है, गैप ये बहुत ज़्यादा स्मॉल है तो लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल मान सकते हैं। क्वेश्चन कैसे करेंगे ध्यान से देखें, एक ही फॉर्मूला है, डेट इज टाउ इज इक्वल टू म्यू वी बाई एच, लेकिन ये तभी लगेगा जब सारे टर्म्स क्या होंगे इसके अंदर कांस्टेंट। लेकिन अगर आप देखो यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से जाने में रेडियस चेंज हो रहा है हर विद रिस्पेक्ट टू हाइट, देखो ऐसे, मतलब, और वेलोसिटी जो है वो होती है आर ओमेगा। अब जैसे जैसे आर चेंज होगा वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज होगी, मीन्स ये वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। क्या करना पड़ेगा, एलिमेंटल स्टडी करनी पड़ेगी माय डियर। और जब एलिमेंटल स्टडी हम इसकी करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं इस तरीके से, ये हमने एक एलिमेंट कंसीडर किया यहाँ पे। ठीक है, समझ रहे हो। अब उस एलिमेंट को मैं 2D प्लेन में यहां बनाता हूं, ये बनाया मैंने। ठीक है जी, अब यहां पे क्या हुआ कि
ये मैंने इसकी एक्सिस बना दी इस तरीके से, और ये वही वाला हिस्सा है जो नीचे जा कर के थीटा एंगल बना रहा होगा लाइक दिस। तो मैंने क्या किया, ये जो मैंने एलिमेंटल पार्ट कंसीडर किया है इसका रेडियस मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है आर, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा सा और ऊपर गए तो मैंने इसका रेडियस कंसीडर कर लिया आर प्लस डी आर, क्योंकि रेडियस चेंज हो रहा है तो मैंने थोड़ा सा इंक्रीमेंट चेंज माना। तो लेट ये आर तो वही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा कितना हमारे पास डी आर, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी माय डियर कितना होगा, थीटा होगा। और साथ में ये जो इसकी स्लेंट हाइट है ना, ये हो जाएगी डी एस, ठीक। इसे कहते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन। फ्रस्टम ऑफ अ कोन यानी कि इस तरीके का कुछ होता है जिसका एक रेडियस है R1, इसका दूसरा रेडियस है R2, इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसका जो एरिया होता है ना फ्रस्टम ऑफ कोन का, वो होता है पाई समेशन ऑफ दीज रेडियसेस इनटू दिस लेंथ हाइट, दिस L, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। माय डियर, जब ये रोटेट हो रहा है, किस सेंस में रोटेट हो रहा है, इस सेंस में रोटेट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इस एलिमेंट के ऊपर जो विस्कस स्ट्रेस आएगी वो इस सेंस में आएगी, इस डायरेक्शन में। लेट अस से यहाँ पे जो विस्कस फोर्स लग रहा है वो लग रहा है DF, ठीक है, क्लियर है ना। तो यहाँ पे मैं इस एलिमेंटल पार्ट के लिए वो वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, डेट इज लेट अस कंसीडर दैट वी हैव ये जो पूरी शाफ्ट है ना, इस शाफ्ट का पूरा एरिया इस लुब्रिकेंट में डूबा हुआ है माय डियर, ये पूरा एरिया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हो जाएगा DF डिवाइडेड बाई DA, दैट इज द shear स्ट्रेस ऑन दिस एलिमेंटल पार्ट। ये हो जाएगा म्यू इंटू वी डिवाइडेड बाई एच। ये DR बहुत छोटा है, इसलिए मैंने यहाँ पे V को सीधा सीधा ऐसा लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो DF हमने ऐसे लिखा डिवाइडेड बाई DA कैसे लिखेंगे, DA लिखेंगे पाई, एक रेडियस है R प्लस दूसरा रेडियस कितना है R प्लस DR इनटू स्लैंट हाइट कितनी है, डेट इज ये DS। इस तरीके से हमने लिख ली स्लैंट हाइट। इसके बाद यहाँ पे हमने इसको लिखा म्यू, V कितना है माय डियर, R ही है, DR बहुत छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको लिखा R ओमेगा, V को हमने क्या लिखा R ओमेगा डिवाइडेड बाई ये H क्या है, क्लियरेंस है जो कि कांस्टेंट है, इस तरीके से हमने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। अब यहाँ देखो इस ट्रायंगल में देखो, ठीक। तो मैं यहाँ पे ये जो DA है इसकी बात कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ लिखा है डेट इज पाई इंटू 2R प्लस DR इंटू DS, ठीक है। ये जो DS है और ये जो DR है इसके बीच में एक रिलेशन है, वो क्या है कि DS साइन थीटा इज इक्वल्स टू DR। तो यहाँ से हम DS को लिख सकते हैं DR डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है। तो DA को लिखा जा सकता है पाई इंटू 2R प्लस DR, उसके बाद यहाँ पे DS को लिख देंगे DR डिवाइडेड बाई साइन थीटा। तो यहाँ से DA आ जाएगा कितना, 2 पाई R इंटू DR डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस पाई इंटू DR का स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा। माय डियर DR बहुत छोटा है तो उसका स्क्वायर भी बहुत छोटा होगा, तो इसको निगलेक्ट कर दो। तो ये जो DA है ये निकल करके आया कितना, 2 पाई R DR डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ठीक है जी। यह समझ में आई, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ये जो टर्म मैंने लिखा है ये यही है जो ये लिखा है, तो इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देता हूँ और इसको सीधा यहीं पे अभी DA ही लिखते हैं ऐसे।
तो जब यहाँ से हम डी एफ को लिखेंगे तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, म्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई एच को तो ऐसे बाहर निकाल लिया, आर लिखा साथ में, डी ए यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, डेट इज 2 पाई आर डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू डी आर। तो कुल मिला करके ये हो गया कितना, 2 पाई म्यू ओमेगा, 2 पाई म्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई एच साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर डी आर, आर स्क्वायर डी आर। ये निकल करके आया है फोर्स ऑन दिस एलिमेंटल एरिया। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, टॉर्क। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, टॉर्क। तो टॉर्क जो होगा इस एलिमेंटल एरिया पे वो हो जाएगा कितना, आर डॉट डी एफ। ठीक है जी। तो जो टॉर्क आया डी टी, ये निकल करके आया कितना, 2 पाई म्यू ओमेगा डिवाइडेड बाई एच साइन थीटा इंटू आर क्यूब डी आर। अब इस टॉर्क को इंटीग्रेट कर दो, ये सारा क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो बाहर निकाल लिया इंटीग्रेशन के। तो इस टॉर्क को जब इंटीग्रेट करोगे 0 से r के बीच में, देखो हमारी एक रेडियस क्या है, ये है बिल्कुल 0, और एक कहाँ तक जा रही है, बढ़ करके कैपिटल R तक। ठीक है, तो ये 0 से लेकर कैपिटल R तक जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये हो जाएगा कैपिटल R की पावर 4 डिवाइड बाई 4, तो ये 2 से 2 चढ़ जाएंगे, तो ये आ जाएगा निकल करके कितना, पाई म्यू ओमेगा R की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2h साइन थीटा, और ये आ जाएगा टॉर्क का वैल्यू। क्वेश्चन में अंतर बस इतना है, क्या क्वेश्चन में अंतर है देखते हैं, देखना। क्वेश्चन में अंतर बस इतना है माय डियर कि आपकी ये जो रेडियस है ना नीचे वाली, ये 0 नहीं है, ये कुछ पर्टिकुलर वैल्यू है इसकी। ठीक, तो ये आप आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन में रेडियस भी गिवन नहीं है, लेकिन ये जो डिस्टेंस है और ये एक एंगल है, ये 60 डिग्री कंप्लीट एंगल है, तो ये आधा 30 हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, ये पूरा ट्रायंगल लेके ये डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो इंटीग्रेशन करना है ना, वो R1 से R2 के बीच में करना है, वेयर R1 इज दिस एंड R2 इज दिस। तो यहाँ से आपको टॉर्क की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरीके से बातचीत हमने यहाँ पे की, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था डिस्क थी, वहाँ पे भी वेलोसिटी जो थी वो चेंज हो रही थी, क्योंकि रेडियस चेंज हो रहा था हर पॉइंट पे। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, यहाँ पे रेडियस चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू दिस हाइट। इसके बाद एक और केस ऐसा बन सकता है माय डियर कि ऐसा स्फेरिकल शेप का कुछ हो और इसके बीच में फ्लूइड भरा हुआ हो। तो यहाँ पे आप देखो इनके बीच का क्लियरेंस भी चेंज हो रहा है हर जगह, और ये जो रोटेट कर रही होगी इस एक्सिस के अबाउट, वहाँ पे वेलोसिटी भी चेंज हो रही है हर जगह। तो हमको कुछ ऐसा एलिमेंट लेना पड़ेगा कि उसमें एच भी चेंज हो रहा हो और आर भी चेंज हो रहा हो, फिर उनको एक वेरिएबल में लेके आएंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे। तो ऐसा कन्वेंशनल क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, लेकिन ऐसा एक सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप अपने आप करेंगे, खुद से करेंगे। ठीक है, R1 से R2 के बीच में इंटीग्रेट करना है। बस ध्यान क्या रखना था, जो फ्रस्टम होता है कोन का, उसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है पाई R1 प्लस R2 इंटू स्लेंट हाइट, दैट इज L। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 भी डन। तो यहाँ पे हमारा ये यूनिट कंप्लीट होता है। जो क्वेश्चन के आंसर नहीं बताए हैं उसको खुद से सॉल्व कीजिए, मुझे टेक्स्ट कीजिए, इंस्टाग्राम बोल रहा हूँ मैं, टेलीग्राम पे, चाहे टेलीग्राम पे आंसर वेरीफाई करवा लीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं दोनों जगह बता दूंगा, लेकिन जो सॉल्व करेगा उसी को बताऊंगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारी यूनिट फर्स्ट ख़त्म होती है। बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में घुस करके हमने पढ़ाई की, इसमें फिजिकल क्वेश्चंस भी देखे जो बन सकते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, ऐसा कर देंगे तो क्या होगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
5th लेक्चर ये कंप्लीट कीजिए। ये थोड़ा बड़ा लेक्चर है, इसके 2 पार्ट हैं। अगला वीडियो 2-3 दिन के बाद आएगा, ताकि तब तक आप ये 5th लेक्चर तक पूरा कर लीजिए, क्वेश्चन लगा लीजिए प्रीवियस ईयर के। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, शुरू करेंगे नेक्स्ट यूनिट डेट इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स की, डेट इज़ मैनोमेट्री एंड प्रेशर मेजरमेंट और फ्लूइड स्टैटिक्स। ठीक है, तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी जर्नी फॉर द क्वालिटी लर्निंग विद मैकेनिकल गेट जोन। ऑल राइट माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। और हाँ, ये चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे सब्सक्राइबर्स, ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इस चैनल के बारे में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।